अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारे मिड टर्म के जो एग्ज़ामिनेशन है वो स्टार्टेड हैं, और वक्तन फ़वक्तन जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए जो है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो है ना वीडियो बना रहा हूँ। और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम CS 605 सब्जेक्ट जो है ना उसको डिस्कस करेंगे और उसकी प्रिपरेशन के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले मैंने CS 403 और CS 304 और CS 201 वगैरह की वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो जाके आप जो है ना देख सकते हैं और अपनी मिड टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि हम ज़ाहिर सी बात इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं और फिर वीडियोस बनाते हैं, और अगर आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा ना आए तो ज़ाहिर सी बात है डी मोटिवेशन होती है। और अगर आप रिस्पांस अच्छा करेंगे तो हम मोटिवेशन मिलेगी और हम जो है ना आपके लिए जो बेहतरीन कंटेंट है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा डिटेल जो है ना वीडियोस बनाकर और आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने किया कुछ यूँ है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 18 तक जो है ना आपके मिड टर्म के अंदर इंक्लूडेड है, और हर लेक्चर में से जो 5 बेस्ट MCQs बनते थे ना वो मैंने बनाए और आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। और साथ में छोटा मोटा जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपको देता चलूँगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम हैंड आउट्स को भी थोड़ा बहुत जो है ना रीड करेंगे। उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, उनको भी देखेंगे। और काफ़ी सारे MCQs जो है ना इसमें से आपके जो है ना रिपीट भी हो जाते हैं। और अगर रिपीट ना भी हो तो आपको कम से कम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिसके थ्रू अगर स्टेटमेंट इंस्ट्रक्टर चेंज भी करके दे दे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे फर्स्ट लेक्चर का जो नेम है, उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट MCQs है वो देखें ज़रा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है बेसिकली इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है। जाहिर सी बात है, हमारे पास ऑप्शंस पहले देख लें। डेवलपिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड टूल्स, यूजिंग प्रोसेस एंड टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिदम्स। तो ये बेसिकली हमारे पास यूजिंग प्रोसेसेस जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स और प्रोसेसेस को हम जो है ना यूज़ करते हैं और एक सक्सेसफुल जो है ना सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। तो ये इसका हाईलाइट जो है ना मैंने कर दिया। तो ये इसका करेक्टेड ऑप्शन है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर। तो वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर कौन होता है? बेसिकली जो कॉस्टली टू मेंटेन, डिफिकल्ट टू यूज, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, फोकस्ड ओनली ऑन यूजर इंटरफेस। तो ये बेसिकली वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करके देता है। हाँ, अदरवाइज अगर कॉस्टली टू मेंटेन, अगर कोई अगर ऐसा हो जो कॉस्टली भी और मेंटेन हो तो वो एक वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर की जो है ना करेक्टरिस्टिक्स में शामिल नहीं होती। और सी इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। व्हाट इज़ दी प्राइमरी चैलेंज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसके लिए प्राइमरी चैलेंज जो होता है ना वो चैलेंजिंग पॉइंट कौन सा होता है? क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर विद नो कॉस्ट लिमिटेशंस, मैनेजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, बैलेंसिंग टाइम कॉस्ट एंड इक्वलिटी। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना उसका चैलेंज यही होता है कि उसने टाइम को बैलेंस करना होता है। विद इन द टाइम उसने क्लाइंट को जो है ना वो सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोवाइड करनी होती है। कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लाइंट की कॉस्ट से ज़्यादा जो है ना उस पर जो है ना उस सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा कॉस्ट आ रही हो, तो वो भी एक किधरे सही बात नहीं है। एंड क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट डज द बैलेंसिंग एक्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रेफर टू। जो हमारे पास बैलेंसिंग एक्ट होता है बेसिकली ये किस चीज़ को रेफर करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर? ट्रेड ऑफ्स अमंग कॉन्फ्लिक्टिंग सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स। तो ये बेसिकली होता है बैलेंसिंग एक्ट जिसके अंदर हम
जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, लाइक टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी, इसको हम जो है ना मैनेज करते हैं, तो ये बैलेंस रखते हैं, तो इसको ही हम बेसिकली बैलेंसिंग एक्ट का नेम देते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट हैपेंस आफ्टर अचीविंग ए रीजनेबल लेवल ऑफ क्वालिटी। रीजनेबल लेवल ऑफ क्वालिटी के बाद हमारे पास क्या होता है? रिटर्न्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, फर्दर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर ग्रेटर एफर्ट्स, क्वालिटी स्टैग्नेट्स विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन, मेंटेनेंस बिकम अननेसेसरी। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन है, फर्दर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर। हमें फर्दर जो है ना क्वालिटी की इंप्रूवमेंट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 2 सॉफ्टवेयर प्रोसेस के हवाले से। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है आर्ट वाले, इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल, to create stable and controlled software development, to focus solely on programming efficiency, to ensure low cost software production। तो ये जो प्राइमरी पर्पस होता है ना प्रोसेस का, वो ये होता है कि टू क्रिएट स्टेबल एंड कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है ना उसके लिए हमारा जो है ना उसको इजीली हम कंट्रोल कर सकें और स्टेबल कर सकें, ऑन द टाइम क्लाइंट को प्रोडक्ट भी हम डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी पर्पस होता है। बी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज दी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM। ये आपने ये भी माइंड में रख लेना कि ये इस चीज़ का मुखफ़फ़ है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। प्राइमरली एवेलुएट, ये किस चीज़ को एवेलुएट करता है? सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स, द मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, हार्डवेयर इंटीग्रेशन इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, टीम कम्युनिकेशन मेथड्स। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, द मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, कि हमें पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर और उसकी मेच्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उसके प्रोसेस को जो है ना हमने नेक्स्ट करना होता है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो उसको देखें जरा। एट विच लेवल at which level of CMM are processes described as ad hoc and chaotic। तो ये बेसिकली जो CMM के लेवल है ना, इनको आपने लाजमी एक दफ़ा देख लेना। इनमें से काफ़ी मरतबा जो है ना MCQs पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने एक दफ़ा लाजमी ओवरव्यू करना है। ठीक है, और ये जो अभी थोड़ी देर पहले बच्चे का पेपर हुआ था वो बता रहा था कि मुझे कि इसमें से एक MCQs आया हुआ था अभी के पेपर्स में। ठीक है, तो लेवल 1 जो है ना उसके अंदर हम एड हुक और चियोटिक के प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। विच KPA की प्रोसेस एरिया इज एसोसिएटेड विद लेवल 3 ऑफ CMM। पीर रिव्यूज, तो ये बेसिकली हमारे पास इसका एक करेक्ट आंसर है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी इसका नहीं होगा। डिफेक्ट प्रिवेंशन ये भी रॉन्ग आंसर है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये भी रॉन्ग है। और ये जो विच KPA की प्रोसेस एरिया इज एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ CMM, किस लेवल के साथ एसोसिएट होता है? अगर मैं आपको हैंड आउट से भी दिखा दूँ तो यहाँ पर बेसिकली KPA के जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं तो वो उनको देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास KPA लेवल कौन सा है जी? हमारे पास 3 लेवल का उसने पूछा हुआ है ना, ये देखें लेवल 3 ऑफ CMM कौन सा एसोसिएट करता है? तो पीर रिव्यूज, ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास ठीक हो गया, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। और नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं जी। व्हाट इज द फोकस ऑफ लेवल 5 इन CMM। अब जो हमारे पास लेवल 5 होता है वो उसका CMM के अंदर क्या जो है ना बेसिकली रोल प्ले होता है? तो ये होता है हमारे पास बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वांटिटेटिव प्रोसेस कंट्रोल, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो ये बेसिकली कॉन्टिन्यू जो है ना प्रोसेस इंप्रूवमेंट इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, कि हम कंटिन्यू जो है ना अपने प्रोसेस को रखते हैं और अपने जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लाते हैं। ठीक है, डी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स। बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल जो है ना वो अगर आपने देखने हो तो यहाँ पर मैं आपको बुक में से भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली मॉडल्स हैं, इनके नाम भी आपने याद रख लेने हैं और इनका ओवरव्यू भी ले लेना है। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में बेसिकली क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल कौन सा होता है? और रैपिड प्रोटोटाइप टाइपिंग मॉडल
कौन सा होता है, ये सारे आपने देख लेने हैं। और इसके अंदर हमारे व्हाट डज दी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल प्राइमरली डिस्क्राइब, कि ये हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल जो होता है ये प्राइमरी तौर पर हमारे पास क्या डिस्क्राइब करता है। टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजेशनल टीम, हायरार्की, स्टेप्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्रेशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स टू रिटायरमेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली जो हम स्टेप्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल के अंदर, तो स्टेप्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्रेशन और फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स टू रिटायरमेंट, कि हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और उसके बाद जब एट द एंड ऑफ के जब हम क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट, उसको हम जो है ना सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है विच मॉडल इज कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर बताना ये है कि कौन सा जो है ना हमारे पास मॉडल है वो जो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना अनसूटेबल है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉडल्स को एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। वो क्यों? क्योंकि ना बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में एक्चुअली होता कुछ यूं है। अच्छा सो फ्रेंड्स जो है ना हमारे पास बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में एक्चुअली होता कुछ यूं है कि यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये है हमारे पास बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं होती। The developer simply build a product that is reworked as many times as necessary to satisfy the client, कि हम एक प्रोडक्ट जो है ना डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद उसको फिर हम जो है ना काफ़ी सारे मराहल से गुजारते हैं, मतलब कि अनटिल तब तक हम उसको जो है ना रीवर्क उस पर करते रहते हैं जब तक हमारा जो है ना क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। तो ये लार्ज जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कॉस्ट का मसला आ सकता है, टाइम का मसला आ सकता है, ये सारे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो इसलिए स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए तो एफिशिएंट है, लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट के लिए नहीं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, के हमारे पास ये जो वाटरफॉल मॉडल होता है ये इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल, और इसके ये हमारे पास कुछ मतलब कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग होती है, फिर एट द एंड हमारे पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होती है, ठीक है। और इसके अंदर अर्ली क्लाइंट फीडबैक, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन और कंप्रहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन फॉर मेंटेनेंस, हाईली अडाप्टेबिलिटी टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमारे पास कंप्रहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन फॉर मेंटेनेंस, कि हम साथ साथ जो है ना करते क्या है कि जिस तरह वन बाय वन फेज की हम जो है ना साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट करते हैं, ताकि हमें जो है ना आइडिया रहे कि बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, और इसका स्टेटस क्या है बेसिकली। तो ये आपने इसके जो है ना 5 स्टेजेस हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, और इनको आपने एक दफ़ा ना रीड कर लेना है शॉर्ट पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो सी इज़ करेक्टेड आंसर। व्हाट इज ए लिमिटेशन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, के वाटरफॉल मॉडल की लिमिटेशंस बेसिकली क्या हैं, ये कहाँ तक लिमिटेड है। इनकरेजेस एक्सेसिव आइटरेशंस, फीडबैक इज ओनली पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसमें बेसिकली क्योंकि हम फेजेस में काम कर रहे होते हैं, फेजेस में काम जब हमारा कंप्लीट होता है तो फिर ही हम प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर को डिलीवर करते हैं। सो इससे जो है ना हमारा फीडबैक जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। फीडबैक इज ओनली पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, के जब डिलीवरी होती है तभी हम फीडबैक जो है ना हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि फीडबैक जो है ना किधरे अच्छा ना हो या हो सकता है कि अच्छा हो, तो ये डिपेंड करता है डिलीवरी प्रोसेस पर, ठीक है। इन विच सिनेरियो इज द रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल मोस्ट बेनिफिशियल, के कौन सा जो है ना हमारे पास सिनेरियो जिसके अंदर रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल हमारे पास बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर आर कॉम्प्लेक्स, for cost efficient large scale projects, in building hardware dependent applications, for strict adherence to sequential steps। तो ये हमारे पास ए इसका करेक्टेड आंसर है। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर ना हो,
और कम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो ये इसका करेक्टेड आंसर है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 4, और इसका जो हमारे पास मेन टाइटल है वो है इंक्रीमेंटल मॉडल्स। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल दैट इंक्रीमेंटल मॉडल एड्रेस, कि कौन से ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली वाटरफॉल मॉडल के जो इंक्री मॉडल जो है ना एड्रेस करता है। वो है हमारे पास एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, एब्सेंस ऑफ इटरेशंस, डिलेड क्लाइंट फीडबैक, लैक ऑफ डिज़ाइन फोकस। तो ये बेसिकली क्योंकि जो वाटरफॉल मॉडल होता है ना इसमें से हमारे पास 5 जो है ना स्टेजेस होती हैं ये वाली, और उसके बाद 5 स्टेजेस को कवर करने के बाद एट द एंड हम जो है ना डिलीवर करते हैं क्लाइंट को प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है जब हम क्लाइंट को प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो उसके बाद ही उसका फीडबैक आएगा ना, तो ये बहुत बड़ा इसका एक ड्रॉबैक था। तो इसको जो है ना ख़त्म किसने किया, वो इंक्रीमेंटल मॉडल्स में वो इसको एड्रेस करते हुए वो इंक्रीमेंटल मॉडल न्यू जो है ना मॉडल क्रिएट किया गया। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है विच मॉडल अलाउज फंक्शनैलिटी टू बी डिलीवर्ड इन स्मॉलर रेगुलर पोर्शन। कौन सा जो है ना मॉडल बेसिकली वो इस चीज़ की फंक्शनैलिटी हमें देता है कि हम स्मॉलर रेगुलर पोर्शंस की मदद से हम जो है ना प्रोडक्ट या अपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर करें। वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, बुल्ड एंड फिक्स मॉडल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल होता है। ठीक है, ये हमारे पास करेक्टेड आंसर है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल को अगर हम रिव्यू करना चाहें तो यहाँ पर हम जो है ना इसको स्टडी कर सकते हैं। The major drawback of the waterfall model are due to the fact that the entire product is developed and delivered to the client in one package, कि हम वन पैकेज में जो है ना डिलीवर करते थे, और the this results in delayed feedback from the client, डिले हो जाता था फीडबैक। तो इस जो हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल है इसके अंदर क्या होता है, द प्रोडक्ट इज पार्टीशन इनटू स्मॉलर पीसेस, के हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, विच आर देन बिल्ड एंड डिलीवर टू द क्लाइंट, कि उसके बाद हम उसको बिल्ड करते हैं और फिर क्लाइंट को डिलीवर करते हैं इन इंक्रीमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और रेगुलर इंटरवल्स के थ्रू ये हमारा प्रोसेस चलता है। दिस रिजल्ट इज क्विक फीडबैक, क्योंकि इसके अंदर हम पीसेज में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें जो है ना क्लाइंट जो है ना वेरीफाई भी करेगा हमारे ईच फेज को, और साथ साथ हमारे जो है ना क्योंकि इससे हमें फीडबैक भी मिलता रहेगा। दिस रिजल्ट इज क्विक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट एंड एनी रिक्वायरमेंट रिलेटेड एरर्स और चेंजेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एट द मच लेजर कॉस्ट। तो इसमें कॉस्ट जो है ना ये थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, कि हमने रिक्वायरमेंट्स फेज में पहले वेरीफाई किया। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हमने रेडी की और उसके बाद क्लाइंट से हमने वेरिफिकेशन ली, स्पेसिफिकेशन फेज में भी हमने वेरीफाई किया, और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हर फेज को एट द एंड उसको हम वेरीफाई करते जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल बेसिकली। अब नेक्स्ट हमारे पास देख लें व्हाट इज द कोर फीचर ऑफ सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज मॉडल। हमारे पास सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज मॉडल कौन सा होता है, प्रायोरिटाइजिंग कॉस्ट ओवर क्वालिटी, delivering builds in parallel with nightly synchronization, minimizing testing during integration, और फोकसिंग ऑन कोड रिव्यू ओनली। तो ये इसका बी हमारे पास करेक्टेड आंसर है, डिलीवरिंग बिल्ड्स इन पैरेलल विद नाइटली सिंक्रोनाइजेशन। तो इस तरह से हम ये डिलीवर करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो इसको अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होगा सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज मॉडल। इसमें होता है कि इंक्रीमेंटल मॉडल अडॉप्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये भी आपने याद रख लेना एज एमसीक्यूज बेस के जो है ना इंक्रीमेंटल मॉडल को किसने अडॉप्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया। ठीक है ना, तो हमारे पास दी प्रोजेक्ट इज देन डिवाइडेड इनटू 3 और 4 बिल्ड्स। इसके अंदर हम जो है ना 3 या 4 बिल्ड्स के अंदर प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच डे द कोड इज सिंक्रोनाइज टेस्ट एंड डिबग, के एट द एंड ऑफ मतलब हर फेज के जो हमारे पास डे होता है ना उसके एंड ऑफ द डे हम क्या करेंगे उसको टेस्ट करेंगे एंड डिबग करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द बिल्ड इट इज स्टेबलाइज बाय फ्रीजिंग द बिल्ड एंड रिमूविंग एनी रिमेनिंग डिफेक्ट्स, और जो रिमेनिंग डिफेक्ट्स हैं वो भी हम इसमें से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसको ज़रा देख लेते हैं। फॉर विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोस्ट सूटेड। कौन सी जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो मोस्ट सूटेड है। तो यहाँ पर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना वो उसको भी हम देख लेते हैं ज़रा।
तो ये है हमारे पास यहाँ पर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अनदर फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। ये बेसिकली फॉर्म है किसकी, इंक्रीमेंटल मॉडल की। इट इज हाई स्पीड अडाप्टेशन of the linear sequential model in which fully functional system is in a very short time, 2 or 3 months। ये भी आपने माइंड में रखना है, 2 और 3 मंथ्स में हम जो है ना फुली फंक्शनल जो है ना सिस्टम रेडी कर लेते हैं। और ये इनके लिए होता है, ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए विद क्लियर रिक्वायरमेंट, जिनकी एक रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो और स्मॉल प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए ये मोस्ट सूटेड है। व्हाट इज द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द स्पाइरल मॉडल, कि जो हमारे पास मेजर स्ट्रेंथ होती है स्पाइरल मॉडल की, वो क्या होती है? वो हमारे पास ये होता है कि फोकसेस ऑफ रिस्क जो होते हैं ना हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर के, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इसके अंदर। ये अगर मैं आपको यहाँ पर रीड करवा दूँ तो स्पाइरल मॉडल इज दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बैरी बोहेम। तो ये भी आपने याद रख लेना किसने डेवलप किया। द मेन आइडिया ऑफ दिस मॉडल इज टू अवॉइड रिस्क एज देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। और इसमें होता क्या है कि अगर हमें रिस्क मिल जाता है मॉडल के अंदर, तो हम उसी वक्त जो है ना प्रोजेक्ट को इमीडिएटली टर्मिनेटेड भी कर देते हैं। इट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, द स्पाइरल मॉडल इज वाटरफॉल मॉडल प्लस रिस्क एनालिसिस। ये वाटरफॉल मॉडल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क एनालिसिस भी होता है। इफ रिस्क कैन नॉट बी रिजॉल्व, अगर रिस्क हमारे पास से रिजॉल्व ना हो, प्रोजेक्ट इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड, और प्रोजेक्ट को हम इमीडिएटली जो है ना टर्मिनेट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, अगर करेक्टेड आंसर है देखा जाए तो वो हमारे पास सी बनता है, फोकसेस ऑन आइटरेटिव रिस्क एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 5, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल्स। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो व्हाट इज नोटेबल फीचर ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, के हमारे पास जेड़ा सॉरी ये जो फीचर होता है ना एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, वो कौन सा है, इसमें से हमने वो बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, वाटरफॉल स्टाइल, सिक्वेंशियल प्रोसेसेस, पेयर प्रोग्रामिंग एंड कंटिन्यूस टेस्टिंग, मिनिमल क्लाइंट इंटरेक्शंस, फोकस ऑन मेंटेनेंस फेजेस। तो ये इसका करेक्टेड आंसर हमारे पास है पेयर प्रोग्रामिंग एंड कंटिन्यूस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है बेसिकली। और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द फाउंटेन मॉडल प्राइमरली रिप्रेजेंट। जो हमारे पास फाउंटेन मॉडल होता है ये प्राइमरली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ओवरलैपिंग एंड आइटरेटिव फेजेस, सिक्वेंशियल डिजाइन स्टेप्स, एम्फसाइज ऑन टेस्टिंग ओवर डेवलपमेंट, स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस साइकिल्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ओवरलैपिंग एंड आइटरेटिव फेजेस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है विच अप्रोच इन एक्सपी हेल्प्स कैप्चर यूजर रिक्वायरमेंट्स। एक्सपी का कौन सा जो है ना अप्रोच है जो हमें यूजर रिक्वायरमेंट्स कैप्चर करने के लिए हेल्प देता है? प्रोटोटाइप्स, यूजर स्टोरीज, यूज केस डायग्राम, टेस्टिंग स्क्रिप्ट्स। तो ये बेसिकली होता है यूजर स्टोरीज, डिफरेंट स्टोरीज की हेल्प से हम रिक्वायरमेंट्स को जो है ना गैदर करते हैं। ये जो एक्सपी मॉडल होता है हमारे पास, ये नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर का टॉपिक है फाउंटेन मॉडल। ये है, आप इसको भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, इसके बारे में भी यहाँ पर ये एक लाइन है, ये आपने रीड कर लेनी है। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद यूएमएल एंड कर्चन्स आर्किटेक्चर मॉडल। तो ये इसके साथ एसोसिएट करता है, इसके साथ क्लोज एसोसिएट करता है। और हमारे पास एक यहाँ पर है मॉडल जो अभी हमने देखा, वो है एक्सपी। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये काम करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो है वो देख लें जरा। व्हाट इज रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, आर यूपी क्लोजली एसोसिएटेड, वही हमारे पास एमसीक्यूज आ गया जो अभी लाइन मैंने आपको रीड करवाई थी। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है 4, वाटरफॉल प्रिंसिपल्स, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसका ऑप्शन है वो है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ट्रेडिशनल डिज़ाइन डायग्राम, हार्डवेयर डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है जो क्लोजली एसोसिएट होती है हमारे पास रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के। ठीक है, यूएमएल जो हम अभी हमने रीड भी किया बेसिकली इसके अंदर। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये देखिए, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज क्लोजली एसोसिएट विद यूएमएल एंड क्रिश्चियंस आर्किटेक्चरल मॉडल। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच प्रिंसिपल डज आर यू पी एम्फोसाइज ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसका कौन सा प्रिंसिपल है जो एम्फोसाइज करता है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर? फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन ओनली आफ्टर टेस्टिंग, पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज विद वेरिंग एम्फोसाइज, रिजिड एडहेरेंस टू स्टेप बाय स्टेप डिजाइन, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो ये इसका बी जो है ना हमारे पास करेक्टेड आंसर है, पैरेलल एग्जीक्यूशन इसके अंदर होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लेक्चर नंबर 6। इसको देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ बेसिक्स, उनको इस जो है ना बेसिकली हमारे पास जो लेक्चर है उसके अंदर देखा जाएगा। हमारे पास व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जो हमारा प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है? राइटिंग इफेक्टिव एल्गोरिदम्स, मैनेज पीपल एंड प्रोसेसेस फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी, optimizing only the cost of the project, और अवॉइडिंग द यूज ऑफ एक्सटर्नल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये बेसिकली हमारे पास भी इसका जो है ना वो करेक्टेड आंसर है कि इसके अंदर हम पीपल्स को मैनेज करते हैं, प्रोसेसेस को भी मैनेज करते हैं, और एट द एंड जब तक हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन नहीं जाता और डिलीवर नहीं हो जाता तब तक हम उसको जो है ना मैनेज करते हैं। ठीक है, तो बी इज करेक्टेड आंसर इसका। और नेक्स्ट हमारे पास देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेस। कौन सा जो है ना फैक्टर जो हमारे पास डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेस को? तो वो हमारे पास होता है जी टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड सिस्टम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्टेड आंसर है, को हाईलाइट मैं कर देता हूँ। विच इज़ द की रीज़न फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेलियर। क्या हमारे पास की रीज़न है जिसके थ्रू जो है ना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है ना मेनली जो है ना फेलियर हो जाते हैं? वेल डॉक्यूमेंटेड यूजर रिक्वायरमेंट्स, स्टेबल डेडलाइन, एम्बिगियस और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स। जाहिर सी बात, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट होगी और एम्बिगियस होंगी तो जो है ना हमारा प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सी इज करेक्टेड आंसर। व्हाट इज वन ऑफ द 4 पीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये जो 4 पीज है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, ये भी आपने माइंड में रख लेने हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज आया है वो देखें, व्हाट इज वन ऑफ द 4 पीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा इनमें से है जो 4 पीज में शामिल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के? बाय वन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कौन से जो है ना पीज हैं हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। तो वो बेसिकली है हमारे पास यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये है बेसिकली 4 पीस, जिसके अंदर हमारे पास है पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और इसके अलावा प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 पीस हैं, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इनको आपने क्लियर करने के लिए आपने एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कौन सा अवेलेबल है इसके अंदर? तो वो हमारे पास पीपल अवेलेबल है, तो पीपल इसका करेक्ट आंसर होगा। विच करेक्टरिस्टिक इज असेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर। कौन सा जो करेक्टरिस्टिक है जो असेंशियल है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए? एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज ओनली, एबिलिटी टू वर्क विदाउट ए टीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स, रिजिड एडहेरेंस टू इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसमें ये कैपेबिलिटीज तकरीबन होनी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, एक तो टीम बिल्डिंग स्किल्स उसके अंदर पाई जानी चाहिए। ठीक है, सी इसका करेक्टेड आंसर है। ठीक है, आई होप सो कि आपको काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको एक दफ़ा लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी वॉच किया करें ताकि कोई भी आपका पॉइंट इसमें से रह ना जाए। ठीक है, और फ्रेंड्स ये अगर फाइल आपको चाहिए हो तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास जो लेक्चर नंबर 7 है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर टीम के हवाले से है कि सॉफ्टवेयर टीम में हमारे पास कौन कौन से रोल्स होते हैं जो ये प्ले करते हैं और किस तरह से वो सारा प्रोसीजर होता है। व्हाट डिटरमाइंस द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर टीम, के कौन सा जो है ना बेस्ट डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर टीम? वो हमारे पास होता है जी साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जो है ना हमारे पास साइज कितना है और कम्प्लेक्सिटी जो है ना प्रोजेक्ट की वो कितनी है, तो ये हमारे पास जो है ना डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो बी इज करेक्टेड आंसर है इसका। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देख लें ज़रा, व्हाट इज द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड
डी टीम स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड टीम होती है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है जी? परमानेंट लीडरशिप, horizontal communication and group decision making, rigid task assignment by leaders, focus on centralized decision making। तो इसमें होता कुछ यूँ है कि इसमें हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होती है एंड ग्रुप डिसीजन होता है, और मतलब एक ग्रुप बना होता है जिसके अंदर ग्रुप डिसीजन चलती है, ठीक है ना। तो एक ग्रुप बना के इसके अंदर डिसीजन कोई भी लेना हो तो लेते हैं, ठीक है। बी इज करेक्टेड आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच कोऑर्डिनेशन अप्रोच यूजेस क्यू ए एक्टिविटीज। कौन सी जो है ना कोऑर्डिनेशन अप्रोचेज यहाँ से हैं जो हमारे पास यूज करती हैं हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज, कोड रिव्यूज एंड स्टेटस मीटिंग। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मल इंटरपर्सनल प्रोसीजर्स, ठीक है, ये होता है हमारे पास। बाकी कुछ ये हमारे पास पॉइंट्स हैं बुक के अंदर, वो भी आपने इसके रिलेटेड जो है ना वो रीड आउट कर लेने हैं। जो हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है, ये कुछ Constantine suggests that teams could be organized in the following generic structural paradigm। ये जो स्ट्रक्चरल हमारे पास पैराडाइम्स हैं बेसिकली, वो आपने रीड कर लेने हैं। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज क्या होता है, और कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइज्ड, इसके अंदर ये डिफरेंट जो है ना हमारे पास टाइप्स हैं जो टीम की, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम की। तो किस तरह की टीम हो सकती है, तो कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड टीम किस तरह की होती है, तो ये आपने एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेना है, और इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट यहाँ पर द प्रोसेस के अंदर कौन सा जो है ना हम प्रोसेस के अंदर क्या क्या करते हैं, तो ये भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये मैंने बेसिकली हाईलाइट किया है। अगर आपको ये जो है ना बुक चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर जो 4 है वो देखें। विच पैराडाइम रिलाइज ऑन मॉडुलराइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद मिनिमल कम्युनिकेशन। वही हमारे पास एमसीक्यूज आ गया ना बेसिकली यहाँ से। कौन सा हमारे पास बेसिकली पैराडाइम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉडुलराइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद मिनिमल कम्युनिकेशन। मिनिमल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना हमारे पास जो होती है वो कौन सा पैराडाइम होता है, तो वो हमारे पास बेसिकली होता है हमारे पास ए सिंक्रोनाइज पैराडाइम, ठीक है। Which is a potential downside of excessive communication in a software project। कौन सी पोटेंशियल डाउनसाइड होती है एक्सेसिव कम्युनिकेशन के अंदर? improved collaboration, increased performance, decreased productivity, reduced flexibility and decision making। तो ये हमारे पास डिक्रीज कर देती है प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 8 द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके हवाले से देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रील्स 5 स्टेप प्रोसेस फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस। जो हमारे पास रील्स 5, ये जो हमारे पास प्रोसेसेस दिए हुए हैं ना बेसिकली लेक्चर नंबर 8 के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर यहाँ पर। हाँ, तो ये हमारे पास कुछ हैं इनके अंदर हमारे पास रील्स, ये जो 5 रील्स हैं ना हमारे पास, ये वाली प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली। तो इनके हवाले से अगर देखें तो स्टेप प्रोसेस ऑफ फॉर प्रोजेक्ट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, यहाँ से ट्रैक प्रोग्रेशन, स्टार्ट ऑन द राइट फुट, मेंटेनिंग मोमेंटम, कंडक्ट पोस्टमार्टम एनालिसिस। तो ये हमारे पास बी होता है, स्टार्ट ऑन द राइट फुट, ठीक है। और व्हाट डज दी W5HH प्रिंसिपल फोकस ऑन, इसका फोकस किस पर होता है? ये हमारे पास फार्मलाइज टीम स्ट्रक्चर, आंसरिंग 7 की प्रोजेक्ट क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट टेस्टिंग मेथड्स, रिसोर्स मिनिमाइजेशन। तो ये होता है हमारे पास आंसरिंग 7 की प्रोजेक्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास 7 की प्रोजेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आंसर देने के लिए, ठीक है, फोकस करता है। ये हमारे पास वो 7 क्वेश्चन है जिसके अंदर हम फोकस करते हैं वाई, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ एंड हाउ मच, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो ज़रा देखें। विच इज़ ए क्रिटिकल प्रैक्टिस फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस एज सजेस्टेड बाय द एयरलाइन काउंसिल। तो वो कौन सा है यहाँ पर देख लें। डिलेइंग रिस्क एनालिसिस अंटिल टेस्टिंग, अर्नड वैल्यू ट्रैकिंग, अवॉइडिंग डिफेक्ट ट्रैकिंग, मिनिमाइजिंग कॉस्ट एस्टिमेशन। तो वो हमारे पास अर्नड वैल्यू ट्रैकिंग होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द W5HH प्रिंसिपल। इसका फोकस क्या होता है?
इसका फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, आइडेंटिफाइंग टेक्निकल इश्यूज ओनली, क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स एंड रिसोर्सेज। तो ये हमारे पास क्लैरिफाई करने के लिए होता है ऑब्जेक्टिव को और रोल्स को एंड रिसोर्सेज को। सी इज करेक्टेड आंसर, व्हाट डज कंडक्टिंग ए पोस्टमार्टम एनालिसिस एम टू अचीव। तो हमारे पास जो व्हाट डज कंडक्टिंग, क्या हमें कंडक्ट करना पड़ता है, आप पोस्टमार्टम एनालिसिस एम टू अचीव, क्या हमारे पास जो पोस्टमार्टम एनालिसिस होता है इसका एम बेसिकली क्या होता है, क्या हमने अचीव करना होता है। एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, प्रिवेंटिंग प्रोजेक्ट रिव्यूज, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग प्रोसेस। तो ये हम जो है ना जो हम मिस्टेक्स करते हैं उनसे लर्न करते हैं एंड इम्प्रूविंग प्रोसेस। तो ये इसका जो है ना बेसिकली मकसद होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो देखें ज़रा। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। जो हमारा मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन का, उसका जो है ना मतलब मेन पर्पस क्या होता है सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन का, जब हम सॉफ्टवेयर के साइज का एस्टिमेट करते हैं। तो टू डिफाइन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द प्रोजेक्ट, टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, टाइम एंड सोर्सेज, टू इंश्योर हायर कोड complexity, to eliminate टीम collaboration। तो बेसिकली जब हम साइज एस्टिमेशन कर रहे होते हैं ना सॉफ्टवेयर की, तो उसके अंदर हम पॉइंट याद रखते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और टाइम को और रिसोर्सेज को, कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें नीड पड़ेगी, टाइम कितना लगेगा और प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, तो बी इज करेक्टेड आंसर, ये आपने माइंड में रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास है विच मैट्रिक मेजर्स द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। कौन सा जो है ना मैट्रिक हमारे पास मेजर करता है सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के साइज को। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये कुछ जो है ना नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स हैं जो हमें बताए गए हैं साइज ऑफ सॉफ्टवेयर को जो है ना एस्टिमेट करने के लिए। पहला है हमारे पास एलओसी। एलओसी क्या होता है, लाइन ऑफ कोड्स, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, नंबर ऑफ जी यू आईज, कितने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होंगे, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पेजेस, जो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे उसके कितने पेजेस हो सकते हैं, फंक्शनल पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये पूछ लिया जाए कि टूल्स और टेक्निक्स कौन कौन सी हैं साइज एस्टिमेशन की, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा अवेलेबल है, लाइन ऑफ कोड, फंक्शनल पॉइंट्स। सो इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है लाइंस ऑफ कोड, फंक्शनल पॉइंट्स, नंबर ऑफ डेवलपर्स इन्वॉल्व, डेवलपमेंट टाइम इन आवर्स। तो ये हमारे पास देखें कि हमने मैयर क्या करना है बेसिकली, मैट्रिक मैयर द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को जो है ना हमने मैयर करना है। तो जाहिर सी बात है फंक्शन जो है, जो फंक्शन पॉइंट होंगे हमारे सॉफ्टवेयर के, वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये इसका करेक्टेड आंसर होगा। नेक्स्ट है वाई इज फंक्शन पॉइंट एनालिसिस प्रेफर्ड ओवर लाइन ऑफ कोड। कि हमारे पास जो फंक्शन पॉइंट होता है ये एनालिसिस प्रेफर्ड क्यों किया जाता है ओवर द लाइंस ऑफ कोड। एलओसी कैन ओनली बी measured ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स फेज। एफपी measures functionality from the user perspective. FP relies on subjective developers opinions. LOC is independent of tools and technologies। तो ये हमारे पास जो बी है ना इसका करेक्टेड आंसर है, एफपी measures functionality from the users परस्पेक्टिव, कि हम यूजर्स के परस्पेक्टिव के हवाले से जो है ना फंक्शनल पॉइंट को मेजर करते हैं। ठीक है, व्हाट इज ए लिमिटेशंस ऑफ एलओसी बेस्ड साइज एस्टिमेशन। तो ये हमारे पास हमने बताना है कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। इट अकाउंट्स फॉर यूजर रिक्वायरमेंट्स, और बी हमारे पास ऑप्शन है इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड टेक्नोलॉजी। It measures project productivity effectively. It ensures functional consistency। तो ये हमारे पास बी इज करेक्टेड आंसर, इट इज हाईली डिपेंडेंट। तो ये हाईली हमारे पास डिपेंडेंट होता है किस चीज़ पर, ऑन प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड टेक्नोलॉजी, के हमारे पास प्रोग्रामिंग का स्टाइल कौन सा और टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बी इज करेक्टेड आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसका एमसीक्यूज नंबर 5 है वो देखें। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स फंक्शन पॉइंट एनालिसिस फॉर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। कौन सी जो है ना हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस फॉर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर देख लें, आई एफ पी यू जी, आई ट्रिपल ई, आई आर एस और आडा कंसोर्टियम। तो ये हमारे पास बी है बेसिकली इसका करेक्टेड आंसर। और इसके बाद अगर हम इस जो है ना चैप्टर को देखें तो यहाँ पर कुछ ये भी पॉइंट है। एफ मेजर्स द साइज ऑफ फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। द फंक्शनैलिटी इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ द डाटा एंड द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द
डाटा, कि जो हम डाटा पर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जो हमने एफ पी जो होता है ना, ये बेसिकली फंक्शनैलिटी जो है ना उसके साइज को मेजर करने के लिए होती है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये है सिंस 1979 व्हेन अल्ब्रेcht published his first paper on FP, its popularity and use has been increasing consistently। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सन में बेसिकली अल्बर्ट पब्लिश की थी उसने अपना जो ना फर्स्ट पेपर जो पब्लिश किया था। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग ऑफ एफ पी इंक्लूड, हम एफ पी की जब यूसेज करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एफर्ट, स्कोप, एस्टिमेशन, और इसके अंदर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग भी करते हैं। डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल आर चेंज रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारे पास एडिशनल आर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी हम डिटरमाइन करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग, एलोकेशन, बेंचमार्किंग एंड टारगेट सेटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस। तो ये इनको रीड कर लेना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 10, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं हम। फंक्शन पॉइंट काउंटिंग प्रोसेस, हम इसको काउंटिंग किस तरह से करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फंक्शन पॉइंट काउंटिंग प्रोसेस, जब हम काउंटिंग करते हैं फंक्शन पॉइंट की तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास। डिफाइन द एप्लीकेशन बाउंड्री, काउंट ट्रांजैक्शनल फंक्शंस, डिटरमाइन द टाइप ऑफ अकाउंट, कैलकुलेट द वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। तो ये हमारे पास सी इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ काउंट, के हमने टाइप उसकी जो है ना काउंट की वो डिटरमाइन करनी होती है। विच डाटा फंक्शन रेफर्स टू इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड विद इन द एप्लीकेशन बाउंड्री, कौन सा जो है ना डाटा फंक्शन जो होता है वो रेफर करता है इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड विद इन द एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेशन के अंदर जो है ना यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होती है। तो वो होती है हमारे पास इंटरनल इंटरनल लॉजिकल फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे ये जो है ना पूछ लिया जाए मेंटेन्ड विद इन, ये हमारे पास है ना मेंटेन्ड विद इन द एप्लीकेशन, के हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर जो है वो यूज, अगर आपको ये आउटसाइड दी बाउंड्री पूछ लिया जाए तो वो हमारे पास कौन से हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स होता है, ठीक है ना। ये उसके लिए हवाले से करेक्टेड आंसर होगा। व्हाट डिफरेंस एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स ई आई एफ फ्रॉम इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज आ गया। यहाँ पर कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लें कि एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स फ्रॉम इंटरनल लॉजिकल फाइल्स ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट क्यों कर रही हैं। तो ये हमारे पास 20 का करेक्ट आंसर है। वो कैसे, इसको रीड करते हैं। ई आई एफ जो हमारे पास एक्सटर्नल लॉजिकल सॉरी एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स होती हैं आर मेंटेन्ड आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री, ये हमारे पास आउटसाइड द एप्लीकेशन जो है ना मेंटेन्ड होती हैं, जबकि जो हमारे पास होती हैं ये आई एल एफ होती हैं, ये मतलब कि इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, ये इंटरनली तौर पर हम इनको यूज करते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। What term describe the smallest activity meaningful to the user in FP counting, कौन से हमारे पास टर्म जो है डिस्क्राइब करती है स्मॉलेस्ट एक्टिविटी को जो मीनिंगफुल हो सकती है टू द यूजर इन एफपी काउंटिंग के अंदर। कंट्रोल इंफॉर्मेशन, बाउंड्री प्रोसेस, एलिमेंट्री प्रोसेस, ट्रांजैक्शनल फंक्शन। तो ये हमारे पास एलिमेंट्री प्रोसेस होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है ना लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का। व्हाट डज द वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर वीएएफ अकाउंट फॉर इन एफपी एनालिसिस, तो ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली, द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन, जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट, ट्रांजैक्शनल फंक्शन कम्प्लेक्सिटी, लैंग्वेज स्पेसिफिक फीचर्स। तो ये हमारे पास 20 का करेक्ट आंसर है। जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट, जो जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 के हवाले से अगर यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखें तो ये है डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ काउंट, अगर हमने काउंट की टाइप को डिटरमाइन करना हो तो कौन से फैक्टर्स जो है ना उनको हम माइंड में रखते हैं। डेवलपमेंट काउंट, इन्हांसमेंट काउंट, एप्लीकेशन काउंट, और साथ में हमारे पास ये बेसिकली तीन है बेसिकली, डेवलपमेंट काउंट, इन्हांसमेंट काउंट, एप्लीकेशन काउंट, इनको आपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल लॉजिकल फाइल्स को आपने रीड कर लेना है, ये कौन सी होती हैं और एक्सटर्नल क्या होती हैं, और ये एक लाइन आपने माइंड में रख लेनी है। इसके अंदर डिफरेंस जो है ना वो बताया गया इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स के।
रिगार्डिंग, ठीक है। और इस तरह से आपने इस जो है ना चीज़ों को रीड ज़रूर कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर नंबर है बेसिकली 11, इसके अंदर जो है ना इसके एमसीक्यूज को देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि हमारे पास जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेरिफिकेशन का इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो क्या होता है। इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट्स, confirming the product is built correctly, testing the user interface design, evaluating performance matrices only। तो ये हमारा 20 का करेक्टेड आंसर है। कन्फर्मिंग द प्रोडक्ट इज बिल्ट करेक्टली, हमने ये कंफर्म करना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट आया, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं, वो आया करेक्टली बिल्ड हो रही है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। वेरिफिकेशन के अंदर हम ये जो है ना सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्टिव को प्राइमरी तौर पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट डज वैलिडेशन इंश्योर दी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब जो वेरिफिकेशन तो हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में देख लिया, और वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है इसके हवाले से देख लिया। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है। द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स एज इंटेंडेड फॉर यूजर, द कोड एडहेरेंस to programming standards, the design matches the project budget, maintenance plans are in the place, this software performs as intended for user। के जिन यूज़र के लिए बेसिकली हम बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के, क्या उनके लिए इंटेंडेड है, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। क्या ये एक्चुअली वैलिड है, ये चीज़ें इसके अंदर जो है ना वैलिडेशन के अंदर हम देखते हैं। लेक्चर नंबर हमारे सॉरी एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 3 है। विच एक्टिविटीज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिफिकेशन, यहाँ से कौन सी जो एक्टिविटी है वो बेसिकली डिटरमाइन करती है कि ये वेरिफिकेशन हो रही है, वेरिफिकेशन की एक्टिविटी है। सिस्टम टेस्टिंग, कोड रिव्यूज, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस एवल्यूएशन। तो ये कोड रिव्यूज होता है बेसिकली, जिसके अंदर हम ना वेरीफाई करते हैं कोड को और कोड का रिव्यू करते हैं अगेन। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ वैलिडेशन एक्टिविटीज, जो हमारा मेन फोकस होता है वैलिडेशन एक्टिविटीज का वो क्या होता है जी। डिलीवरिंग फंक्शनल सॉफ्टवेयर, अलाइनिंग विद इंटरनल प्रोसेसेस, और मीटिंग कस्टमर नीड्स, ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट टूल्स। तो ये हमारे पास होता है कि वैलिड वैलिड का मतलब ये है कि हमने बेसिकली वो यूज़र के लिए वैलिड भी हो, ठीक है ना, इजीली वो इसको मैनेज कर सके। मीटिंग कस्टमर नीड्स, तो ये हमारी जो कस्टमर की नीड्स है ना वो उसके साथ मीट करना चाहिए, ठीक है। तो सी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज वेरिफिकेशन कंसिडर्ड एसेंशियल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो वेरिफिकेशन होती है ये एसेंशियली तौर पर कंसिडर क्यों की जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान। इट मिनिमाइजेज रिसोर्स यूसेज ड्यूरिंग कोडिंग, इट इंश्योर्स द प्रोडक्ट कन्फर्म्स to specification, it eliminates the need for validation testing, it focuses only on end user feedback। तो ये इसका बी करेक्टेड आंसर है हमारे पास। इट इंश्योर्स द प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये है इसका करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोसेस इंप्रूवमेंट का बेसिक जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है। रिड्यूसिंग डॉक्यूमेंटेशन, इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, एलिमिनेटिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स, अवॉइडिंग चेंज इन वर्क फ्लोज। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है कि हम इंक्रीज करें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को और उसकी एफिशिएंसी को, ठीक है। बी इज करेक्टेड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस मैनेजमेंट। कौन सा जो है ना हमारे पास फोकस करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस मैनेजमेंट। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। तो ये हमारे पास CMM होता है। ये मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। ये भी आपने माइंड में रखना है। तो इसके अंदर हम कंटिन्यूस जो है ना इंप्रूवमेंट लाते हैं अपनी मैनेजमेंट के अंदर, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। व्हाट इज एन इंडिकेटर ऑफ वेल इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस इंप्रूवमेंट एफर्ट। तो कौन सा जो है ना जो इंडिकेटर है वो वेल इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस इंप्रूवमेंट एफर्ट का होता है। डिक्रीज्ड प्रोजेक्ट डेडलाइंस, इम्प्रूव टीम प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैट्रिसेस, एलिमिनेशन ऑफ द ऑफ ऑल प्रोसेस रिव्यूज, इंक्रीज सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। तो ये हमारे पास बी करेक्टेड आंसर है, इम्प्रूव टीम प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैट्रिसेस, ठीक है ना। जब हम टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और क्वालिटी जो है ना क्वालिटी मैट्रिक्स को बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे पास वेल इम्प्लीमेंट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कहलाता है।
विच स्टेज ऑफ CMM emphasizes प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन। तो ये लेवल आपने ज़रूर देखने हैं CMM के। इनमें से अक्सर जो है ना MCQs पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। विच स्टेज ऑफ CMM emphasizes प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन। तो वो कौन सा लेवल होता है हमारे पास? वो 5 होता है। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है। एक दफ़ा आपने ये ऑल लेवल्स को वाच आउट जो है ना वो कर लेना है। व्हाट इज द कॉमन टेक्निक यूज्ड इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट? कौन सी जो है ना कॉमन टेक्निक है जो हम यूज करते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट के अंदर? रिस्क मिनिमाइजेशन, बेंचमार्किंग, कोड ऑफ ऑफस्केशन। ये मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी जो है ना इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इसको जो है ना इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर डी जो हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन देखें, रिड्यूस्ड वैलिडेशन एफर्ट्स। तो बी हमारे पास जो है ना वो करेक्टेड आंसर आंसर है जिसके अंदर बेंच मार्किंग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है, लेजेसी सिस्टम्स। तो हमारे पास इस लेक्चर को देख लें। यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यू जो इसका है वो देखें, व्हाट डिफाइंस ए लेजेसी सिस्टम। क्या चीज़ हमें जो है ना डिफाइन करते हैं लेजेसी सिस्टम को? अ सिस्टम विद नो नोन यूजर्स और एन आउटडेटेड सिस्टम स्टिल इन ऑपरेशनल यूज। ये जो हमारे पास आउटडेटेड सिस्टम होता है ना जिसको हम यूज करते रहते हैं स्टिल इन ऑपरेशनल यूज, तो उसको हम कहते हैं ये लेजेसी सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। विच इज़ प्राइमरी कंसर्न विद लेजेसी सिस्टम के? हमारे जो प्राइमरी कंसर्न होते हैं लेजेसी सिस्टम के साथ वो क्या होती है? हाई मेंटेनेबिलिटी, लिमिटेड कंपेटिबिलिटी विद मॉडर्न सिस्टम। और क्योंकि इसकी ना जाहिर सी बात है ये आउटडेटेड होता है, तो लिमिटेड कंपेटिबिलिटी विद मॉडर्न सिस्टम। जो मॉडर्न सिस्टम होते हैं उनके साथ लिमिटेड कंपेटिबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑर्गेनाइजेशंस रिटेन लेजेसी सिस्टम? क्या मेन रीजन है इसकी? दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन मॉडर्न अल्टरनेटिव, बिजनेस ऑपरेशंस डिपेंड ऑन देम। क्योंकि बेसिकली जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सो ये हमारे पास कौन सा मेन रीजन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना लेटेसी सिस्टम को ही, लेजेसी सिस्टम जो हमारे पास होते हैं उनको ही यूज करती है। दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन मॉडर्न अल्टरनेटिव, बिजनेस ऑपरेशन डिपेंड ऑन देम। तो बेसिकली ये इस वजह से यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उनके जो बिजनेस के ऑपरेशन होते हैं ना वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज इन मेंटेनिंग लेजेसी सिस्टम? कौन सा चैलेंज है जो जो चैलेंजिंग पॉइंट है मेंटेनिंग फॉर लेजेसी सिस्टम? एक्सेस टू मॉडर्न प्रोग्रामिंग टूल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड डेवलपर्स फॉर ओल्डर टेक्नोलॉजीज, एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन, ओवरलैप विद एजाइल मेथोडोलॉजीज। तो इसका में चैलेंजिंग पॉइंट ये है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्किल्ड डेवलपर्स की फॉर ओल्डर टेक्नोलॉजीज, जो कि ओल्डर टेक्नोलॉजीज पर वर्किंग करते हो। ठीक है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये अपडेटेड आउटडेटेड सिस्टम होता है, तो उसके लिए हमें डेवलपर्स भी जो है ना ओल्डर ही चाहिए होंगे जो ओल्डर टेक्नोलॉजीज पर इफेक्टिवली वर्क कर सकें। ठीक है ना, 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज एन इफेक्टिव अप्रोच टू डीलिंग विद लेजेसी सिस्टम? हमारे पास इफेक्टिव अप्रोच क्या है डीलिंग विद लेजेसी सिस्टम्स? इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, gradual integration with modern technologies, abandoning existing process, rewriting all existing code। इफेक्टिव जो अप्रोच होती है डीलिंग विद लेजेसी सिस्टम वो ये है कि ग्रेजुअल इंटीग्रेशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, के हम उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट करें ताकि हमें जो है ना ज़्यादा डिफिकल्टीज पेश ना आए। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है, सॉफ्टवेयर चेंज। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर सॉफ्टवेयर चेंज? हमारे पास प्राइमरी जो रीजन होती है सॉफ्टवेयर चेंज की वो क्या होती है? तो ये हमारे पास प्राइमरी रीजन क्या होती है सॉफ्टवेयर चेंज की, वो देख लें। कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, इंप्रूविंग कोड सिंप्लिसिटी, एड्रेसिंग इवॉल्विंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, रिड्यूसिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, अवॉइडिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो ये हमारे पास एड्रेसिंग इवॉल्विंग यूजर रिक्वायरमेंट्स कि जो हमारे पास न्यू यूजर की रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनके अकॉर्डिंगली फिर उसके अंदर हम चेंज लाते हैं। ठीक है, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर चेंज डील्स विद करेक्टिंग एरर्स? कौन सा जो है ना सॉफ्टवेयर चेंज जो डील्स करता है करेक्टिंग एरर्स के हवाले से? अडाप्टिव चेंजेस, परफेक्टिव चेंजेस, करेक्टिव चेंजेस। तो ये जाहिर सी बात है नेम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि करेक्टिव चेंजेस जो है ना इसका करेक्टेड आंसर बनेगा जिसके अंदर हम इसको डील करते हैं करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, which software change involves adapting to a new environment?
कि कौन सा सॉफ्टवेयर चेंज है जो इन्वॉल्व करता है अडाप्टिंग ए न्यू इन्वायरमेंट के, हम कोई न्यू इन्वायरमेंट को जो है ना अडॉप्ट करें। अडाप्टिव चेंजेस, करेक्टिव चेंजिंग, तो ये नाम से ही बेसिकली हमें यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर अडेप्टिंग आया, तो हम इसके अंदर अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्टिव चेंजेस होंगी, ठीक है। तो इनको अडॉप्टिव चेंजेस का नाम दिया जाता है। व्हाट चैलेंज ऑफर अराइजेज ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर चेंज इम्प्लीमेंटेशन, कि जब हम सॉफ्टवेयर कौन सा चैलेंज जो है ना हमारे पास अराइज होता है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर चेंज इम्प्लीमेंटेशन। लैक ऑफ यूजर फीडबैक, difficulty in testing the updated system, increased compatibility with new system, eliminations of development costs। तो ये बेसिकली डिफिकल्टी होती है इनके अंदर इन टेस्टिंग द अपडेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। व्हाट इज एन एसेंशियल स्टेप व्हेन इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर चेंजेस, कि हमारे पास एसेंशियल जो स्टेप होता है वो क्या होता है जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर चेंजेस को। अवॉइडिंग ऑल फॉर्म ऑफ टेस्टिंग, आइडेंटिफाइंग द इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, तो हमें ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना चाहिए कि जो हम चेंजिंग करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बेसिकली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कंपोनेंट हैं सॉफ्टवेयर के उसके ऊपर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। अब री इंजीनियरिंग क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग? टू रिप्लेस आउटडेटेड टूल्स, टू इम्प्रूव मेंटेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिकली यही होता है कि हम री इंजीनियरिंग करते हैं, कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर पहले से अवेलेबल है उसको मेंटेन बनाने के लिए उसको इम्प्रूव करते हैं, हम उसके अंदर एफिशिएंसी लाते हैं, परफॉर्मेंस जो है ना उसकी उसको जो है ना इंक्रीज करते हैं। तो बी इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट जो है ना एमसीक्यूज वो जरा देख लें। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो क्या होता है? कोड ट्रांसफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, इन्वेंटरी एनालिसिस, टेस्टिंग। तो इसके अंदर हम इन्वेंटरी का जो है ना एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से हमने चेंजिंग बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो सी इज करेक्टेड आंसर है इसका। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना वो मैंने अपलोड किया हुआ है। और ये भी है कि अगर आपको ऐसा चाहिए हो तो मैं बेसिकली इसका इस पार्ट को ऐसे करूँगा कि जो प्रीवियस पार्ट है उसको मर्ज करके और इस पार्ट को साथ में मिला के तो एक ही वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको जो है ना फाइंडिंग जो है ना नेक्स्ट पार्ट की फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी पेश ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, कौन सा हमारे पास एडवांटेज है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का? रिड्यूस्ड नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, इंक्रीज्ड मेंटेनेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, और सिंप्लीफाइड सिस्टम विदाउट टेस्टिंग। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है वो इसका है एलिमिनेशन ऑफ यूजर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमारे पास जो है ना मेन एडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि इंक्रीज्ड मेंटेनेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज ए कॉमन रीजन फॉर इनिशिएटिंग सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। कॉमन रीजन क्या होती है कि हम इसको इब्तदाई तौर पर सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग करते हैं? तो ये हमारे पास होता है, ऑप्शंस जो है वो देख लें। इंक्रीज सिस्टम रिलायबिलिटी, सिंप्लीफाइड माइग्रेशन टू न्यू प्लेटफॉर्म्स, डिक्रीज सिस्टम स्केलेबिलिटी, लिमिटेड यूजर डिमांड। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है सिंप्लीफाइड माइग्रेशन टू न्यू प्लेटफॉर्म। तो हम क्या करते हैं सिंपली जो है ना माइग्रेट कर देते हैं न्यू प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। हमारे पास डाटा वही रहता है बेसिकली, और उसी जो है ना रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए उसको हम माइग्रेट करते हैं न्यू प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, जो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। विच एक्टिविटी इज परफॉर्म ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, के कौन से जो है ना एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं जब सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं? एलिमिनेशन ऑफ कोड बैकअप्स, कोड रिस्ट्रक्चरिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके अंदर बेसिकली हम करते यही हैं, कोड रिस्ट्रक्चर के हमारे पास जो कोड है ना उसको अगेन जो है ना स्ट्रक्चर वे में प्रोवाइड करते हैं और फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं एक एफिशिएंट वे से, ठीक है ना। तो 20 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, और ये लेक्चर नंबर 16 है हमारे पास। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ, इसको मैं अगर नेक्स्ट पेज पर ले जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है।
हाँ जी, तो यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एलिमिनेटिंग ऑल रिस्क ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, identifying and mitigating potential project risk, avoiding the use of new technologies, minimizing user involvement। तो ये हमारे पास बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क होते हैं उनको, ठीक है। जो प्राइमरी गोल होता है रिस्क मैनेजमेंट का यही होता है कि हम आइडेंटिफाई करें जो हमारे सॉफ्टवेयर को जो रिस्क हैं, जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, या जो हमारे पास उसके अंदर मतलब कि हमारे पास कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या जो भी है उसको हम जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, जो फ्लॉज होते हैं सिस्टम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निकल रिस्क, हमारे पास कौन सी जो है ना एग्जांपल है टेक्निकल रिस्क की। चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, स्टाफ टर्नओवर, परफॉर्मेंस इश्यूज इन द चूजन प्लेटफॉर्म, डिलेड फंडिंग अप्रूवल। तो ये हमारे पास जो है ना टेक्निकल रिस्क ये होता है कि परफॉर्मेंस इश्यूज, हमारे पास परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं जब हम कोई न्यू प्लेटफॉर्म जो है ना चूज करते हैं। जो हम न्यू प्लेटफॉर्म चूज करते हैं उसके रिगार्डिंग जो है ना परफॉर्मेंस का इश्यूज आ सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर वो क्या होता है, रिस्क मिटिगेटिंग, रिस्क एनालिसिस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। जाहिर सी बात है वो हम रिस्क को जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके रिगार्डिंग जो है ना सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Which risk response strategy focuses on reducing the portability probability of a risk occurring, avoidance, mitigating, acceptance, transfer। तो ये हमारे पास mitigating होता है, सॉरी मिटिगेशन होता है। बी करेक्टेड आंसर है इसका। व्हाट इज पर्पस ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, हमारे पास रिस्क मॉनिटरिंग का जो पर्पस होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर वो क्या होता है, टू एवेलुएट हाउ रिस्क इवॉल्व ओवर टाइम, टू फाइनलाइज रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज, टू एलिमिनेट लो इम्पैक्ट रिस्क, टू क्रिएट स्टैटिक प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। तो ये हमारे पास एवेलुएट करने के लिए होता है, टू एवेलुएट हाउ रिस्क इवॉल्व ओवर टाइम, के रिस्क किस तरह से इवॉल्व हो सकते हैं नेक्स्ट फ्यूचर टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 17, ठीक है ना। तो इसका जो टाइटल है वो प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड ट्रैकिंग, कि हम शेड्यूल किस तरह से करते हैं और ट्रैकिंग किस तरह से करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका पर्पस क्या होता है। जाहिर सी बात है इसका पर्पस यही हुआ, टू क्रिएट ए रियलिस्टिक टाइमलाइन फॉर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं रियलिस्टिक टाइमलाइन फॉर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, कि जो हम एक रियलिस्टिक टाइमलाइन बना देते हैं कि ऑन द वे जो है ना हर टास्क को एक टाइम हमने असाइन किया होगा और उस टाइम पर उस टास्क को हमने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट टास्क, कौन सी हम टेक्निक बेसिकली जो है ना यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास है गांट चार्ट, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, डिबगिंग टूल्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो ये हमारे पास गांट चार्ट जो है ना ए इज करेक्टेड आंसर होगा इसका। तो ये चार्ट होता है जिसके थ्रू हम जो है ना शेड्यूल करते हैं प्रोजेक्ट के टास्क को, और ये इसका करेक्टेड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 3, व्हाट डज द क्रिटिकल पाथ इन ए प्रोजेक्ट शेड्यूल रिप्रेजेंट। जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ होता है प्रोजेक्ट शेड्यूल का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टास्क दैट कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग डेडलाइंस, द शॉर्टेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट प्रोजेक्ट टास्क, द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क विद जीरो स्लैक। तो ये सी इसका करेक्टेड आंसर है, द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क विद जीरो स्लैक, ठीक है। व्हाट इज ए माइलस्टोन इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, माइलस्टोन हमारे पास बेसिकली क्या होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर, आ रिसोर्स एलोकेशन गाइडलाइन, अ सिग्निफिकेंट पॉइंट आर इवन इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स, अ डिलेड एक्टिविटी। तो ये हमारे पास होता है जी सिग्निफिकेंट पॉइंट आर इवेंट इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ठीक है ना। ये इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, कि हमारे पास क्या इफेक्टिव वे है जिसके थ्रू हम ट्रैक करते हैं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को। रेगुलर स्टेटस मीटिंग एंड अपडेट्स, अवॉइडिंग टास्क रीअसाइनमेंट, रिड्यूसिंग टीम कम्युनिकेशन, एलिमिनेटिंग प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। तो ये हमारे पास ए ही इसका करेक्टेड आंसर है कि इसके अंदर हम रेगुलर स्टेटस चेक करते हैं, मीटिंग्स होती हैं और उनके अंदर अपडेट्स जो है ना जो न्यू आती हैं वो उनको हम जो है ना देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 18 है, लास्ट लेक्चर हमारा इस वीडियो का। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इसका जो है ना नेम है प्रोजेक्ट का। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जाहिर सी बात है ये हमारे पास इंश्योर करने के लिए कि हमारे जो प्रोजेक्ट डिलीवर किस तरह से होगा और उसकी क्वालिटी किस तरह से इन्हांस होगी। इंश्योरिंग टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी, ठीक है। तो ये इसका जो है ना सॉरी, मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, कि हम मेंटेन करते हैं एफिशिएंसी और एफिशिएंट बनाने के लिए उसकी क्वालिटी को अश्योरेंस करते हैं, अश्योर करते हैं कि क्वालिटी उसकी जो है ना डिक्रीज ना करे। मेंटेनिंग भी करते हैं उसके साथ, ठीक है ना, एक लाइफ साइकिल के थ्रू। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिफिकेशन इन एसक्यूए, कि हमारे पास एसक्यूए के अंदर जो वेरिफिकेशन का क्या रोल होता है वो हम चेक कर लेते हैं। टू चेक इफ द प्रोडक्ट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट्स, टू चेक टू इंश्योर द प्रोडक्ट इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, टू वैलिडेट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। तो हमारे पास जो वेरिफिकेशन होती है ना उसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर स्पेसिफिकेशन, के यूजर की जो स्पेसिफिकेशन है उनके रिगार्डिंग ही हमने प्रोडक्ट को बिल्ड किया है या हम जो है ना उसके अंदर कोई चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसक्यूए एक्टिविटी। तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सी एसक्यूए की एक्टिविटी जो है ना इंक्लूड होती है और कौन सी नहीं। रिग्रेशन टेस्टिंग, डिबगिंग ओनली, एलिमिनेटिंग कोड रिव्यूज, अवॉइडिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो ये हमारे पास होता है रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है ना, ये इसका करेक्टेड आंसर है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 4, और इसके अंदर है व्हाट इज ए मेजर बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एसक्यूए प्रोसेसेस। तो मेजर जो बेनिफिट होता है इम्प्लीमेंट करने का एसक्यूए प्रोसेसेस का वो क्या होता है। रिड्यूस्ड नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। तो इसका हमें जो बेसिक पर्पज होता है ना वो यही होता है। तो इसका बेसिक जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट यही होता है कि इसके अंदर हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डिफेक्ट की, ठीक है ना। तो ताकि बाद में हमें कोई इशू ना पैदा हो, ठीक है। तो टू सॉरी हमारे पास जो बी है वो इसका करेक्टेड आंसर है। और लास्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो देख लें, व्हाट डज एसक्यूए फोकस ऑन टू इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। क्या हम जो है ना किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है ना हम बेहतर इंश्योर कर सके। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। हम वेरिफिकेशन करते हैं, वैलिडेशन करते हैं एंड टेस्टिंग करते हैं। तो ये इसका करेक्टेड आंसर है हमारे पास। तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज था और इसी के साथ हमारी ये आज की जो है ना वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।